हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। तो आपको बहुत स्वागत है। तो हमारे चैनल पे आईएएस और पीसी दोनों की प्रिपरेशन से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट कंप्लीट करवाए जाते हैं। तो जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हर चीज़, तो उनको हम हर चीज़ प्रोवाइड करवाते हैं। तो बन रहे हमारे चैनल के साथ पीसीएस में सब कुछ तैयार करवा दिया गया है, घटना चक्र पूरा कंप्लीट करा दिया गया है, नोट्स भी कंप्लीट करा दिए गए हैं। साथ ही साथ आपके टेस्ट भी चल रहे हैं, जो थोड़े बहुत पीवाईक्यू हैं वो भी रिवीजन कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं, सारे करंट अफेयर हम सब कुछ प्रोवाइड आपको करवा रहे हैं। तो बाकी यूपीएससी के लिए हमने विजन आईएएस मैगज़ीन करवा रखी है, करवा भी रहे हैं और जिसमें कि आज हम अगस्त मंथ का कर रहे हैं और अगस्त मंथ में सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया हमने। आज हम करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये लास्ट टॉपिक है जो कंप्लीट करेंगे। बाकी सारे टॉपिक आपको चैप्टर वाइज हम लोगों ने करा रखे हैं, तो उसको जाइए देखिए। और अब प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दिखाइए। और हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ी सी शेयर आपको भी करनी बनती है, तो प्लीज़ वीडियो शेयर करिए। और चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला न्यूज है नीति, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी। तो क्या है? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फोस्टरिंग हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग के लिए बायो ई3 मतलब अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार, जिसे ई3 में क्या आ जाएगा? ई3 में आपका है इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसको मंजूरी दी है। तो बायो मैन्युफैक्चरिंग का तात्पर्य इंजीनियर्स माइक्रोबियल पादप और पशुओं और कोशिकाओं के उपयोग है, जिनमें व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण उत्पादों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए सटीकता और नियंत्रण में वृद्धि की जाती है। बायो ई3 जो होती है नीति हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग संबंधी प्रयासों को बढ़ावा देगी, जिसका लक्ष्य 2030 तक 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जैव अर्थव्यवस्था है बायो इकोनॉमी हासिल करना है। बायो इकोनॉमी या जैव अर्थव्यवस्था 2014 में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2024 में 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो जाएगी। हाई परफॉर्मेंस बायो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ऐसे उन्नत तरीकों और प्रक्रियाओं से है जिनका उपयोग बड़े पैमाने पर बायो प्रोडक्ट की दवाइयाँ, बायोफ्यूल और जैविक सामग्री के उत्पादन के लिए किया जाता है। यह नीति भारत को हरित समृद्धि या ग्रीन ग्रोथ के लिए जाने का मार्ग प्रशस्त करेगी, जिसमें सर्कुलर बायो इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। और संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार जैव अर्थव्यवस्था में जैविक संसाधनों का उत्पादन, उपयोग और संरक्षण सहित संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी और नवाचार शामिल होते हैं, जो सभी आर्थिक क्षेत्रों में जानकारी, उत्पाद, प्रक्रियाओं और सेवाओं प्रदान करती है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए संधारणी कृषि, संधारणी मत्स्य पालन, वानिकी और जलीय कृषि, खाद्य और चारा विनिर्माण, जैव आधारित उत्पाद जैसे प्लास्टिक, बायोडिग्रेडेबल कपड़े। बायो ई3 क्या है? अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, रोजगार के लिए प्रौद्योगिकी के बारे में है। तो इसका उद्देश्य बायो मैन्युफैक्चरिंग प्रक्रियाओं से क्रांतिकारी बदलाव लाने में सक्षम, अनुसंधान के लिए अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने हेतु फ्रेमवर्क तैयार करना है। कार्यान्वयन है जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इस नीति का क्रियान्वयन किया जाएगा। यह नीति सभी विषयगत क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास के लिए नवाचार आधारित समर्थन प्रदान करती है। इस नीति के माध्यम से सरकार महत्वाकांक्षी विजन को रेखांकित करेगी, जिसका उद्देश्य 6 विषयगत क्षेत्रों के तहत प्रौद्योगिकी में अग्रणी बनना और प्रमुख चुनौतियों का समाधान करना है। जैव कृत्रिम है बायो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके तहत जीनोमिक्स और प्रोटियोमिक्स और मेडिकल इमेजिंग जैसे बायोलॉजिकल डेटा को एआई के साथ एकीकृत करके जैविक प्रणालियों की समझ को बढ़ाया जाएगा। साथ ही इसमें रोग निदान और उपचार में भी सुधार होगा। ये हब कृषि क्षेत्र के तहत कृषि पद्धतियों में सुधार के लिए डेटा एनालिटिक्स की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। बायो मैन्युफैक्चरिंग हब है, ये अब शोधकर्ताओं में स्टार्टअप्स और एसएमईएस के लिए प्रायोगिक और पूर्व व्यावसायिक निर्माण सुविधाओं का साझा उपयोग करेंगे, ताकि प्रारंभिक चरण के लिए विनिर्माण को समर्थन मिल सके। विनिमय और वैश्विक मानक यह है, यह नीति अंतर मंत्रालयी समन्वय को बढ़ावा देगी, ताकि बायो सेफ्टी और बायो प्राइवेसी मुद्दों का निर्बाध एकीकरण सुनिश्चित हो सके। डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क, इस फ्रेमवर्क के माध्यम से खोजे गए आविष्कारों और उनमें हासिल अन्य ज्ञान के बौद्धिक संपदा संरक्षण के सुनिश्चित करते हुए इसे व्यापक वैज्ञानिक समुदाय के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराया जाएगा। बायो मैन्युफैक्चरिंग विषयगत क्षेत्र क्या है? जैव आधारित रासायनिक एंजाइम है, उपयोगी खाद्य पदार्थ और स्मार्ट प्रोटीन है, प्रेसिजन जैव चिकित्सा विज्ञान है और जलवायु अनुकूलन कृषि है, कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन है, भविष्य में समुद्री अंतरिक्ष अनुसंधान है। ठीक है, और
इसका जो है नीतिगत आवश्यकता के संधारणीय विकास के लिए, पोषण संबंधी चुनौतियों का समाधान करने के लिए है, कार्यान्वयन खाद्य पदार्थ के लिए है, सेल और जीन थेरेपी है, एमआरएनए थेरेप्यूटिक्स है, मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक्स आदि इसके अंतर्गत आते हैं। तो जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए अन्य कदम भी हैं, जैसे जैव अर्थव्यवस्था पर राष्ट्रीय मिशन 2016 में जैव संसाधन सतत विकास संस्थान द्वारा जैव संसाधनों का उपयोग करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए है। राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन जो 2017 का है, देश में बायोफार्मास्यूटिकल के विकास में तेजी लाने के लिए उपयोग और अकादमिक जगत के बीच एक सहयोगात्मक मिशन है और राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी विकास रणनीति 2015 से 20 तक इसका उद्देश्य भारत को विश्व स्तरीय जैव निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 इसका मुख्य उद्देश्य देश के भीतर उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके जैव ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा देना है। इस नीति के लक्ष्य में जैव ईंधन को ऊर्जा उत्पादन की मुख्य धारा में लाना है और पारंपरिक जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना है। आगे की राह है सेक्युलर बायो इकोनॉमिक्स को अपनाना, संयुक्त राज्य अमेरिका में से सीखना, अमेरिका के व्यापक पैमाने पर बायो मैन्युफैक्चरिंग को विकसित करने के लिए इससे संबंधित स्टार्टअप्स में $2 बिलियन का निवेश किया है। सिंगल विंडो क्लियरेंस है, सभी चयनित बायो मैन्युफैक्चरर्स के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लागू किया जाना चाहिए और स्टेम प्रतिभा भारत को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित क्षेत्र मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में जोड़ने के लिए वैश्विक प्रतिभा का 25% बनाए रखना चाहिए ताकि लगातार विकास सुनिश्चित किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड और यूरोपीय देशों के जैसे जो है देशों ने बायो मैन्युफैक्चरिंग हेतु एक मजबूत फ्रेमवर्क की स्थापना के दिशा निर्देश से रणनीतियां और रोडमैप तैयार किए हैं। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस क्या है? तो हाल ही में चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक लैंडिंग की स्मृति में भारत ने 23 अगस्त 2024 को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया है। और ये क्या है? ठीक है। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के बारे में जाने तो ये जो है चंद्रयान 3 के मिशन के तहत 23 अगस्त 2023 को विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक और सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इसके साथ ही चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है, दक्षिणी ध्रुव के निकट लैंड करने वाला पहला देश बना है। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर संचालन किया, यानी विभिन्न गतिविधियां शुरू की गई। लैंडिंग स्थल का नाम क्या रखा गया? शिव शक्ति पॉइंट। और थीम क्या थी? चांद को छूते हुए जमीन को छूना। भारत की अंतरिक्ष गाथा थी टचिंग लाइव्स वाइल टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस सागा। ठीक है, इसरो का अंतरिक्ष विभाग है और अंतरिक्ष अनुसंधान और भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना 1962 में की गई थी। इसरो का गठन 1969 में इनकोसबर की जगह पर किया गया था और 1972 में इसे अंतरिक्ष विभाग के अधीन लाया गया। प्रधानमंत्री अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग होते हैं, स्वायत्त निकाय है इसरो, इन स्पेस और सीपीएसई। ठीक है, सब है, सौंपे गए कार्य वगैरह है। तो ये है तो भारत की अंतरिक्ष गाथा को जाने तो आर्यभट्ट का पहला उपग्रह था जिसे 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। पृथ्वी के वायुमंडल के विकरल बेल्ट का अध्ययन करने के लिए इसने 7 वैज्ञानिक उपग्रह लेकर गया था। इसरो ने जनवरी 2024 तक 123 स्पेसक्राफ्ट मिशन और 95 मिशन पूरे किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी भारत की वैश्विक साझेदारी अंतरिक्ष क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका का नया अध्याय दर्शाती है। उदाहरण आर्टेमिस समझौता और भारत दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था है और सीमित संसाधनों के बावजूद इसरो ने इतनी उपलब्धियां कैसे हासिल की? तो दूरदर्शी नेतृत्व विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने इसरो की नींव रखी थी। उन्होंने बड़ी पहलों के लिए बॉटम अप दृष्टिकोण पर जोर दिया था। लागत प्रभावी मिशन देखेंगे। इन्होंने प्रणाली को सरल बनाने और जटिल बड़ी प्रणाली को छोटा करने के गुणवत्ता नियंत्रण को सख्त करने और उत्पाद को अधिकतम परिणाम सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। चंद्रयान 1 के लिए बनाई गई 30% से अधिक प्रणालियों का उपयोग अन्य मिशनों में किया गया है। स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास इसरो ने आयात पर अपनी निर्भरता को कम किया है और महत्वपूर्ण उपकरणों के यथासंभव स्वदेशी पर विकसित करने की प्रयास किया है। उदाहरण के लिए ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान और पीएसएलवी साझेदारी सहयोग है। आर्यभट्ट उपग्रह को सोवियत कॉस्मोस 3M रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। हाल के उदाहरण में नासा इसरो सार मिशन, जिसे निसार बोलते हैं, गगनयान के अंतरिक्ष यंत्रियों के लिए परीक्षण शामिल है। निजी क्षेत्रों को शामिल करना इसरो ने महत्वपूर्ण उपकरणों और सेटअप के डिजाइन विनिर्माण परीक्षण के लिए स्थानीय उद्योगों को भागीदारी बढ़ावा दिया है। उदाहरण के लिए चंद्रयान 3 कई उत्पादों की आपूर्ति स्थानीय उद्योगों द्वारा की गई थी।
विकासशील देश के होते हुए भारत अंतरिक्ष मिशन पर क्यों निवेश कर रहा है? क्योंकि आत्मनिर्भर के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है और अमेरिका ग्लोबल पॉजिटिव सिस्टम पर भारत की निर्भरता कम करेगा और सामाजिक आर्थिक लाभ पहुंचाना इसका लक्ष्य और अंतरिक्ष कूटनीति की है। और भारतीय अनुसंधान चंद्रयान 3 के तहत विक्रम और प्रज्ञान पर लगे उपकरणों से चंद्रमा पर कई प्रयोग किए हैं। ठीक है, और देखेंगे भविष्य के मिशन कौन-कौन से हैं। तो चंद्रयान 4 है जिसके तहत चंद्रमा के चट्टान और मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर लाए जाएंगे। गगनयान मिशन है, ये 3 दिवसीय अंतरिक्ष मिशन होगा। इसमें 3 सदस्यों के दल को 400 किलोमीटर ऊंचाई पर पृथ्वी की कक्षा में भेजकर उन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। ये मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करने की परिकल्पना की गई है। और शुक्रयान है, ये शुक्र वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए एक ऑर्बिटर मिशन है। मंगल ऑर्बिटर मिशन 2 है, मंगलयान 2। ये मंगल ग्रह के लिए भारत का दूसरा अंतरिक्ष मिशन होगा। ये मुख्य रूप से एक ऑर्बिटर मिशन है। और लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, ये लूपेक्स जो है, ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अन्वेषण करने के लिए जाक्सा के साथ सहयोग के मिशन है। और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है, ये अंतरिक्ष स्टेशन पृथ्वी की लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर वाली कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जिसका वजन जो है 20 टन होगा और ये अंतरिक्ष यात्री 20 से 15 से 20 दिन तक इसमें रह सकेंगे। निष्कर्ष है, इसरो की सफलता ने अन्य देशों के साथ साथ भारत के विभिन्न संगठनों के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि टीम का प्रयास और योजना सकारात्मक तरीके से परिणाम दे सकता है। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 तक निजी क्षेत्र के लिए अधिक एकीकरण की सुविधा का प्रदान करेगा, जिसमें नए नए जो है मील के पत्थर के लिए मार्ग प्रशस्त होगा। अन्य संबंधित सुर्खियां अंतरिक्ष कूटनीति की। नेपाल के मुनाल सैटेलाइट के प्रक्षेपण के लिए अनुदान सहायता हेतु भारत और नेपाल ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और नेपाल के बीच समझौता अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की बढ़ती भूमिका को दर्शाएगा। इस सैटेलाइट को न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, और अन्य चुनौतियां अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी की कमी है और डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए मिशन की संख्या कम है। बहुपक्षीय अंतरिक्ष साझेदारी का थोड़ा अभाव है। नेक्स्ट है फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाइयाँ क्या है? ये न्यूज में क्या है, क्यों है? तो हाल ही में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 156 फीस डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के विनिर्माण की बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया है। तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय ने एफडीसीएस पर प्रतिबंध औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत प्रदत्त शक्तियों के आधार पर लगाया है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2023 में 14 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाइयों पर प्रतिबंध लगाया था। प्रतिबंधित एफडीसीएस के मानव स्वास्थ्य को खतरा है, जबकि अन्य दवाइयों के सुरक्षित विकल्प उपलब्ध हैं। केंद्र सरकार और औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समितियों ने सिफारिश की है कि प्रतिबंधित एफडीसीएस शामिल सामग्री को कोई चिकित्सीय औषधि नहीं है। ठीक है, और फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाइयाँ क्या होती हैं? परिभाषा औषधि प्रसाधन सामग्री नियम 1942 के अनुसार 2 या 2 से अधिक सक्रिय औषधि सामग्रियों को एक निश्चित अनुपात मिलाकर बनाई गई एकल खुराक वाली दवा को फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन कहा जाता है। कभी-कभी इन्हें कॉकटेल ड्रग्स भी कहा जाता है। एपीआई वास्तव में किसी विनिर्मित टैबलेट, कैप्सूल, क्रीम, इंजेक्टेबल का जैविक रूप से सक्रिय घटक होता है जो बीमारी के इलाज में वांछित प्रभाव उत्पन्न करता है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अनुसार एफडीसीएस को नई दवाइयों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। उनके केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने अनुमोदन लेना होता है। अधिकांश एफडीसीएस का उपयोग खांसी, जुकाम और बुखार की दवा, एंटीमाइक्रोबियल से रोगाणु, विटामिन और मिनरल्स आदि के लिए किया जाता है। और इसके जो है उपयोग के पक्ष में तर्क है और संबंधित मुद्दे क्या हैं? बढ़ती प्रभावकारिता है। कई दवाओं को अलग-अलग उपयोग के कारण इसकी तुलना में बेहतर चिकित्सीय नतीजे प्राप्त होते हैं। लागत प्रभावशीलता है और अधिक टैबलेट्स खाने से निजात मिलना। रोगी के लिए कम से कम टैबलेट्स खाना आसान होगा और इसमें फार्माकोकाइनेटिक्स लाभ भी होगा। ठीक है, और एकल दवा मामले में लचीलेपन का अभाव है और गैर अनुमोदित और प्रतिबंधित है और एंटीमाइक्रोबियल प्रतिरोधक का बढ़ता जोखिम है और नैतिक चिंताएं भी इसमें हैं। और ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूज क्या है। A1 और A2 दूध क्या है? तो हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने खाद्य व्यापार संचालनों को दिए जाने वाले निर्देश को वापस लिया है और इस निर्देश में कहा गया था खाद्य व्यापार संचालन A1 और A2 नाम से अपने दूध और दूध आधारित उत्पादों की मार्केटिंग न करें। शब्दावली है उत्परिवर्तन म्यूटेशन। किसी सजीव डीएनए के अनुक्रम में होने वाले परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है। उत्परिवर्तन कोशिकाओं के विभाजन के दौरान बाहरी कारक के संपर्क में आने से डीएनए प्रतिकृति में त्रुटियों से हो सकता है। अन्य संबंधित तथ्य क्या है? इसमें फसाई ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा मानक जो है विनिमय 2011 में निर्धारित दूध के मानकों में A1 और A2 प्रकार के आधार पर दूध में किसी प्रकार का अंतर का उल्लेख की मान्यता नहीं है। सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक, खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोज्य विनिमय लागू किया जाएगा।
ठीक है? और इसमें वर्गीकरण क्या है, A1 और A2 बीटा कैसीन प्रोटीन के आनुवांशिक रूप से कैसीन जो है कैसीन प्रोटीन मतलब प्रोटीन दूध में 80% दूध में पाए जाते हैं वाले 2 प्रकार के प्रोटीन हैं, जबकि दूसरा व्हे प्रोटीन है। दोनों अमीनो एसिड अनुक्रमण की संरचना में अंतर है। इनके अलावा A1 प्राकृतिक उत्परिवर्तन के माध्यम से A2 से विकसित हुआ है। समान दूध में A1, A2 दोनों प्रकार के बीटा कैसीन पाए जाते हैं, जबकि A2 दूध इस मायने में विशिष्ट है क्योंकि इनमें केवल A2 प्रकार का बीटा कैसीन पाया जाता है। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो के अध्ययनों ने पुष्टि की कि देश के नस्ल की गाय और भैंस का दूध A2 प्रकार का दूध होता है। A1 A2 दूध के बीच तुलना देखें तो A1 जो है पैरामीटर है और A2 है, तो A1 में वसा और कैलोरीज की उच्च मात्रा है, जबकि A2 में प्रोटीन की उच्च मात्रा है। स्वास्थ्य लाभ क्या है, इसमें हिस्टिडीन होता है और इसमें हिस्टिडीन का उपयोग शरीर द्वारा हिस्टामाइन का निर्माण करने के लिए किया जाता है। और इसमें प्रोलाइन का होता है और ठीक है, और इसमें स्रोत है उत्तरी यूरोप की स्थानीय गाय की नस्लों में पाया जाता है A1, ऑस्ट्रेलियन फ्रीजियन, आयरशायर और ब्रिटिश सार्टर्न है। और इसमें चैनल A2 में चैनल, आइसलैंड और दक्षिण फ्रांस की स्थानीय गाय की नस्लों के दूध में पाया जाता है, जिसमें गैवनर्स और जर्सी चोरोसिस और लिमोजीन गाय शामिल है। प्रोटीन के बारे में ये अमीनो एसिड होते हैं और ये गैर आवश्यक अमीनो एसिड होते हैं। ये गैर आवश्यक अमीनो एसिड शरीर में स्वयं बनाया जाता है और प्रोटीन शरीर को कोशिकाओं में ऊतकों के मुख्य संरचनात्मक घटक होते हैं और मांसपेशियां अंग प्रोटीन से बने होते हैं। बिल्डिंग ऑफ बॉडी बोला जाता है प्रोटीन को। और अंडा होता है ऑल्ब्यूमिन, ओवो ट्रांसफेरिन, ओवोमोलिक्यूलर और ओवोमिशीन आदि। मछली में मायोसिन, ट्रोपोमायोसिन और एक्टोमायोसिन होता है। मसूर में ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन आदि होता है। सोयाबीन में ग्वासिनिन, बीटा और कॉन्ग्सिनिन और बादाम में अमांडीन। ये सब प्रोटीन का नाम है। ये है डायरेक्ट एनर्जी वीपन्स क्या है, तो ये सुर्खियों में की है, पहले ये देखेंगे। तो ये जो है हाल के समय में भारत में निर्देशित ऊर्जा हथियारों के क्षेत्र में काफी निवेश किया है और इसमें जो है क्या है, DEWS वस्तुतः दूर से ही मार करने वाला हथियार होते हैं। इनमें गतिज ऊर्जा के बजाय विद्युत चुम्बकीय कण प्रौद्योगिकी उत्पन्न हो संकेंद्रीय ऊर्जा के दुश्मन के उपकरण, फैसिलिटी और अन्य कर्मियों को सख्त क्षतिग्रस्त अक्षम में नष्ट किया जाता है। और DEWS इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की व्यापकता को बढ़ावा देते हैं और इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर में किसी सैन्य संघर्ष के दौरान दुश्मन के विरुद्ध जो है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का उपयोग किया जाता है। DEWS कैसे काम करते हैं, तो ये प्रकाश की गति से विद्युत चुम्बकीय ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं और इसके तहत अलग अलग विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम पर उत्सर्जित ऊर्जा अपनी तरंगदैर्घ्य के आधार पर अलग-अलग टारगेट को भेजने में सक्षम होती है। ऐसे हथियार के पावर आउटपुट और रोजमर्रा के उपकरण घरेलू माइक्रोवेव की तुलना में काफी शक्तिशाली होते हैं ताकि वो लक्ष्यों और टारगेट को प्रभावी ढंग से बाधित नष्ट न करें। तो ये सैन्य सुरक्षा में आक्रमणकारी मिसाइलों को रोकना और नष्ट करना, ड्रोन को निष्क्रिय करना, शत्रु के इलेक्ट्रॉनिक को प्रभावित करना इसके काम होंगे उपयोग। और ये कानून प्रवर्तन का सीमा सुरक्षा, गैर घातक निर्देशन, ऊर्जा हथियार जैसे माइक्रोवेव या लेजर का उपयोग भीड़ के नियंत्रण और सीमा सुरक्षा के लिए किया जाना चाहिए। अंतरिक्ष संबंधी संचालन क्या है, उपयोगों को मलबे और उपग्रह रोधी हथियारों से बचाने में सहायक होते हैं। ठीक है, ये सब चीजें हैं इसमें। नेक्स्ट है ठीक है, संक्षिप्त सुर्खियां क्या है, इन शॉर्ट देखेंगे क्या क्या है। तो देखो, इसरो ने भू अवलोकन मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह EOS-08 लॉन्च किया है। तो क्या है ये, SSLV D3 EOS-08 मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। इसे श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया है। यह उपग्रह जो है 475 किलोग्राम की ऊंचाई पर वृत्ताकार निम्न कक्षा में 37 इंटू 4 डिग्री के कोण पर पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। इस उपग्रह का मिशन लाइफ 1 वर्ष होगा। इसके अलावा SSLV D3 प्रक्षेपण यान में SR0 जो है डोमेसैट से भी लॉन्च किया गया। इसे स्पेस क्विड से इंडिया ने तैयार किया है। तो इसके EOS-08 के मिशन का उद्देश्य क्या है, माइक्रो सैटेलाइट के डिजाइन और विकास का परीक्षण करना, माइक्रो सैटेलाइट बस के अनुरूप पेलोड इंस्ट्रूमेंट बनाना और भविष्य के उपग्रहों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकी शामिल करना। EOS-08 मिशन के पेलोड्स क्या हैं, इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड में पेलोड या मिड वेव और लॉन्ग वेव इंफ्रारेड बैंड में तस्वीर लगेगा। इसमें आपदाओं की निगरानी करने और पर्यावरण पर नजर रखने जैसे कार्य शामिल होंगे। और ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिफ्लेक्टोमेट्री पेलोड क्या है, यह महासागर के ऊपर बहने वाली हवाओं, मृदा की नमी, हिमालय क्रायोस्फीयर आदि को मापने के लिए रिमोट सेंसिंग का उपयोग करेगा।
CSUV डेसीमीटर क्या है? गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल पोर्ट के ऊपर अल्ट्रावायलेट विकिरण की निगरानी करेगा और अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए हाई डोज अलार्म सेंसर के रूप में कार्य करेगा। पृथ्वी बेसाला उपग्रह क्या है? यह रिमोट सेंसिंग उपग्रह पृथ्वी के अवलोकन के लिए लॉन्च किया जाता है। ठीक है, और सब काम है, देख सकते हैं। SSLV 3D3 SSLV तीसरी विकासात्मक उड़ान है। और SSLV 10 और 500 किलोग्राम वजन वाली मिनी, माइक्रो या नैनो सैटेलाइट को पृथ्वी से 500 किलोमीटर की प्लेनर ऑर्बिट से लॉन्च करने में सक्षम है। SSLV D3 यान के पहले 3 चरणों में ठोस ईंधन का उपयोग किया जाता है, जो यान को बहुत तेजी से ऊपर की ओर धकेलता है, और यान का अंतिम चरण, टर्मिनल चरण, तरल ईंधन से संचालित होता है, जो यान को अपनी कक्षा तक पहुंचने में मदद करता है। इसके लाभ क्या है? प्रक्षेपण की कम लागत है, कम अवधि से दूसरे लॉन्च के लिए तैयार होना, और कई प्रकार के उपग्रहों को लॉन्च करने की क्षमता है। जरूरत पड़ने पर शीघ्र लॉन्च किया जा सकता है। उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता आदि। और है एक्सिम मिशन 4 क्या है? तो भारत ने एक्सियोम मिशन 4 के लिए शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालाकृष्णन नायर पर चयन किया है। ये दोनों भारतीय वायुसेना में गुप्त कैप्टन एवं एक मिशन के तहत ये दोनों संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रशिक्षण लेंगे, और मिशन के दौरान इन दोनों को प्राप्त अनुभव भारत में मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए लाभकारी होगा। एक्सियोम मिशन के बारे में जाने तो नासा और अमेरिकी निजी कंपनी एक्सियोम स्पेस का चौथा निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन है। इसके 14 दिनों तक के लिए अंतरिक्ष स्टेशन से जुड़ने की उम्मीद है। ठीक है, लद्दाख मार्स लूनर एनालॉग रिसर्च स्टेशन के लिए संभावित स्थल क्या है? तो वैज्ञानिकों ने लद्दाख में मार्स लूनर एनालॉग रिसर्च स्टेशन के संभावित स्थल के रूप में चुना है। एनालॉग रिसर्च स्टेशन एक ऐसा स्थान होता है जहां किसी अन्य ग्रह या ब्रह्मांड के किसी अन्य पिंड पर मौजूदा चरम स्थितियों का समान भौतिक दशाएं होती हैं। वर्तमान में 33 एनालॉग रिसर्च सेंटर हैं, जिनमें कोई भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल नहीं है। बियोस जो है BIOS-3 जो है रूस का है। हेरा और बायोस्फीयर 2 यूएसए का है। और मार्स 1 नीदरलैंड का है। डी मार्स जो है इसराइल का है। और एनालॉग साइट्स की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि दीर्घकालीन अंतरिक्ष मिशनों के लिए महत्वपूर्ण नई प्रौद्योगिकी सॉरी रोबोटिक्स और वाहनों, वैद्युत उत्पादों आदि के फील्ड टेस्ट करने में जरूरी है। यह उपग्रहों या पिंडों पर मौजूद चरम स्थितियों के अनुरूप दशाओं में मानव की उपस्थिति, व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभाव जैसे अकेलापन, कटाव या टीम आपसी जुड़ाव, पाचन क्षमता अध्ययन करने के लिए आवश्यक होते हैं। ये सिमुलेशन परीक्षण के तहत सभी प्रकार की आकस्मिकताओं नितिन बैठने हित में हैबिटेट यूनिट की क्षमता को परखते हैं। और ये क्या करते हैं? बाकी लद्दाख मार्स लूनर एनालॉग रिसर्च स्टेशन के लिए क्यों आदर्श साइट है? क्योंकि लद्दाख क्षेत्र मंगल और चंद्रमा के समान निम्नलिखित भू आकृतियां विज्ञान संबंधी समानताएं हैं। प्रचुर मात्रा में चट्टानी जमीन वाला शुष्क, ठंडा और बंजर स्थल है। बृहस्पति टीलों और जल निकासी नेटवर्क से रहित विशाल समतल भूमि है। और पृथक धरातली हिम और परमाफ्रॉस्ट जो है ग्लेशियर है। मंगल ग्रह की सतह पर भू रासायनिक दशाओं से समानता जैसे ज्वालामुखी, चट्टानें, खारी झीलें और जलपाती प्रणालियां हैं। एक्सोबायोलॉजिकल समानताएं हैं। परमाफ्रॉस्ट और पराबैंगनी कॉस्मिक विकिरण का अधिक प्रभाव है, और कम वायुमंडलीय दबाव है। हॉट स्प्रिंग और मानवीय हस्तक्षेप में अलग अलग क्षेत्र हैं। टेक्नोलॉजिकल डोपिंग क्या है? हाल ही में कुछ विशेषज्ञों ने टेक्नोलॉजिकल डोपिंग पर चिंता जताई है। तो डोपिंग क्या है? टेक्नोलॉजी डोपिंग खेल उपकरणों को उपयोग करके अनुचित तरीके से प्रतिस्पर्धात्मक लाभ प्रदान करने की पद्धति है। उदाहरण के लिए 2008 में ओलंपिक में स्वीडो एच जे आर रेसर स्विम सूट का उपयोग, और यदि बाद में इन स्विम सूट को प्रतिबंधित कर दिया गया। और विनिमय क्या है? विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी है, जो प्रदर्शन बढ़ाने वाले खेल की भावना के खिलाफ जानवर प्रौद्योगिकी पर प्रतिबंध लगाती है। एंटी मैटर क्या है? हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक कण त्वरक रिलेटिविस्टिक हैवी आयन कोलाइडर के सबसे भारी एंटी मैटर न्यूक्लियस का पता लगाया है, और एंटी हाइपर हाइड्रोजन 4 नाम दिया है। एंटी प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रॉन्स और एंटी हाइपरॉन से बना है। एंटी मैपर क्या है? पदार्थ के प्रत्येक मूल कण के लिए उसके बेसल समान द्रव्यमान वाला लेकिन विपरीत विद्युत आवेश वाला एक विरोधी या प्रतिकण मौजूद होता है। ये एंटीमैटर कहलाता है। उदाहरण के लिए धनात्मक रूप से आवेशित पॉजिट्रॉन ऋणात्मक रूप से आवेशित इलेक्ट्रॉन का एंटीमैटर होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से संबंधित एंटीमैटर पार्टिकल्स को पॉजिट्रॉन, एंटीप्रोटॉन, एंटीन्यूट्रॉन कहा जाता है। मैटर एंटीमैटर कण हमेशा युग्म के रूप में होते हैं, जबकि एक कण विरोधियों के कण के प्रति टकराव होते रहते हैं। और है थोरियम मोल्टन साल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन। तो चीन ने 2025 में विश्व का पहला थोरियम मोल्टन साल्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन गोबी मरुस्थल में स्थापित करेगा। यह जो है परमाणु ऊर्जा स्टेशन में ईंधन के रूप में यूरेनियम की जगह थोरियम का इस्तेमाल किया जाएगा।
इसमें शीतलक के लिए जल की आवश्यकता नहीं होगी और ऐसा इसलिए क्योंकि ऊष्मा को स्थानित करने के लिए विद्युत उत्पादन के लिए तरल नमक और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है। जल शीतलन मॉडलों के विपरीत यह डिजाइन ओवरहीटिंग के कारण रिएक्टर कोर के पिघलने की संभावना को काफी कम कर देगा। ईंधन में थोरियम क्या है? थोरियम रेडियोधर्मी गुण वाला प्राकृतिक तत्व है। यह मिट्टी, चट्टानों तथा पौधों और जानवरों में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। थोरियम की भौतिक विशेषता के कारण इसका परमाणु ऊर्जा बनाने के लिए प्रत्यक्ष उपयोग नहीं किया जा सकता और इसके लिए इसमें परमाणु रिएक्टरों में U-233 बदला जाता है। थोरियम आधारित रिएक्टर्स का महत्व क्या है? विश्व में यूरेनियम की तुलना में थोरियम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। भारत में केरल, उड़ीसा में मोनोजाइट की समृद्ध भंडार है। गौरतलब है कि मोनोजाइट में लगभग 8 से 10% थोरियम होता है। और मोनोजाइट आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, झारखंड में पाया जाता है। थोरियम का इस्तेमाल रासायनिक रूप से इसकी निम्नलिखित विशेषताओं के कारण सुरक्षित है क्योंकि उच्च गलनांक है, बेहतर तापीय चालकता है, बेहतर ईंधन प्रदर्शन विशेषताएं और रासायनिक रूप से अक्रिय और स्थिरता है। यह पर्यावरण दृष्टि से सुरक्षित और कम विषाक्त है, साथ ही अल्पकालिक रेडियोधर्मी विशेषता उत्पन्न करता है। और क्या है? तो इसमें परमाणु जो है कार्यक्रम थोरियम की भूमिका है, जिसमें भारत परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम तीसरे चरण में थोरियम का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। और पहले चरण में दाब मुक्त भारी जल रिएक्टर्स में प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग शामिल है। वहीं दूसरे चरण में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का उपयोग शामिल है। भारत में मोनोजाइट में थोरियम उत्पादन की प्रक्रिया बहुत अच्छी तरह स्थापित है। उन्नत भारी जल रिएक्टर जो वर्तमान बार्क में विकास के चरण में है, जो थोरियम ईंधन चक्र के प्रौद्योगिक प्रदर्शन के रूप में काम करेगा। प्लांट जीनोम एडिटिंग टूल्स क्या है? तो हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिनिएचर प्लांट जीनोम एडिटिंग टूल्स विकसित किया गया है। तो ISTA-2 TNPV को पादपों के जीनोम एडिटिंग के लिए अगली पीढ़ी के टूल का माना जा रहा है और CRISPR-Cas9 और CRISPR-Cas12 से बेहतर परिणाम देगा। और CRISPR उच्च सटीकता वाली जीनोम एडिटिंग तकनीक है। हालांकि आमतौर पर इस तकनीक के इस्तेमाल किए जाने में प्रोटीन Cas9 और 12 के आकार के कारण इसकी कुछ सीमाएं हैं। ठीक है। नेक्स्ट है WHO एमपॉक्स को ठीक घोषित किया है। तो क्या है? WHO ने मंकी पॉक्स प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय खतरे के रूप में सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। WHO ने फैसला इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन आपातकालीन समिति की सलाह पर लिया है। यह निर्णय डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और अफ्रीका के बाहर एमपॉक्स के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लिया गया है। एमपॉक्स को पिछले 2 वर्षों में दूसरी बार वैश्विक पैंडेमिक मतलब घोषित किया गया है। क्या है? तो देखेंगे एपोपॉक्स के बारे में देखेंगे। ये वायरस जनित रोग है जो मंकी पॉक्स वायरस के कारण होता है। यह आर्थ्रोपॉक्स वायरस जीनस से संबंधित है। इस रोग को मनुष्य में पहली बार 1970 में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में देखा गया। यह रोग संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क में आने से फैलता है। इसमें रोगी फ्लू से जैसे लक्षण पीड़ित हो जाता है और उसकी त्वचा पर मवाद भर जाते हैं। इस रोग के अधिकांश मामले मध्य और पश्चिम अफ्रीका में दर्ज किए गए हैं। यह मुख्य रूप से समलैंगिक बाइसेक्सुअल लोगों आदि में प्रभावित होता है। चेचक के लिए विकसित टीके उपचार को विशेष परिस्थितियों में कुछ देश ने एमपॉक्स के इलाज हेतु स्वीकृति दिया है। फेक के बारे में जाने तो ये क्या है? यह इंटरनेट हेल्थ रेगुलेशन 2025 के अनुसार निम्नलिखित आधार पर किसी को फेक घोषित किया जाता है यदि रोग का प्रकोप आसमान प्रत्याशित हो, यदि रोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलने की संभावना हो या रोग के विरुद्ध तत्काल अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई करना अनिवार्य हो। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन 2005 एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय कानून समझौता है। इसमें WHO के सभी सदस्य देशों सहित दुनिया भर के 196 देश शामिल हैं। यह जो है विश्व संगठन द्वारा इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन के तहत जारी किए जाने वाला सबसे उच्च स्तर का अलर्ट है। डेंगू क्या है? तो डीआर नामक देसी टेट्रावैलेंट डेंगू वैक्सीन के तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल्स की शुरुआत की है। यह ट्रायल इंडियन काउंसिल ऑफ द मेडिकल रिसर्च एंड पैनेसिया बायोटेक के द्वारा किया जाएगा। डेंगू जो है इसमें हड्डी तोड़ बुखार होता है और एक वायरस संक्रमण है जो संक्रमित मादा एडिस से मच्छर काटने से फैलता है। ज्ञातव्य है कि चिकनगुनिया चीका रोग भी एडिस से होता है। डेंगू का प्रसार मुख्यतः दुनिया भर के उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों, खासकर शहरी और शहरी क्षेत्रों में होता है। इस इलाज की कमी से चलते वयस्कों में डेंगू रक्तस्रावी बुखार और डेंगू शॉक सिंड्रोम जैसे गंभीर स्थितियां में बदला जा सकता है। वर्तमान भारत में डेंगू के खिलाफ कोई एंटीवायरल उपचार या लाइसेंस प्राप्त वैक्सीन नहीं है। सेरो सर्विसेज क्या है? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा भारत की उच्च जोखिम भरी आबादी के लिए एमपॉक्स के संपर्क का निर्धारण करने के लिए पिछले साल सेरो सर्वेक्षण आयोजित किया गया था। सेरो सर्वेक्षण क्या है? इसके तहत एक निश्चित अवधि में एक निर्धारित आबादी से रक्त मतलब लाल प्रॉक्सी नमूने का संग्रह और उसकी टेस्टिंग की जाती है और इसका उद्देश्य संक्रमण रोगजनक के खिलाफ एलजीजी एंटीबॉडी की व्यापकता का अनुमान लगाना और आईजीजी
एंटीबायोटिक मौजूदगी आमतौर पर पूर्व से किसी रोगजनक को संक्रमित होने की इंगित करती है। इसका इस्तेमाल संक्रमण की व्यापकता और प्रतिरक्षी की कमी अनुमान लगाने और संक्रमण रोग मॉडलिंग हेतु प्रमुख मानदंडों आदि के लिए किया जाता है। हेम्प्लिक लिमिट क्या है? तो हाल ही में ये लियोनार्ड हेप्लिक का निधन हो गया। उन्होंने हेप्लिक लिमिट की अवधारणा प्रस्तुत की थी जिसे बुढ़ापे की समझ को मौलिक रूप से बदल दिया। हेप्लिक लिमिट के बारे में जाए तो वह संख्या जितनी बार कोशिकाएं आबादी विभाजित होती हैं ये तब तक विभाजित होती रहती हैं जब तक कोशिका चक्र अवरोध तक नहीं पहुंच जाता है। यह क्रिया गुणसूत्रीय टेलोमर की लंबाई पर निर्भर करती है। लंबाई मानव कोशिका में प्रत्येक कोशिका के विभाजन के साथ घटती जाती है। टीलोमर जो कोशिकाएं हैं गुणसूत्र के अंत में पुनरावृत्ति के अनुक्रमों का क्षेत्र है और मनुष्य के लिए हेप्लिक लिमिट लगभग 125 वर्ष है। इसके अलावा कोई भी आहार, व्यायाम, रोगों के खिलाफ आनुवंशिक सुधार मानव के जीवन को नहीं बढ़ा सकता। बायोसेफ्टर्स क्या है? शोधकर्ताओं के अनुसार कृषि औद्योगिक अपशिष्ट से ग्रीन सबस्ट्रेट का उपयोग करके बायोसर्फेक्टेंट का उत्पादन किया जाता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो बाकी खत्म हो गया आपका ये, ठीक है। ये रहा साइंस एंड टेक का न्यूज। अगर वीडियो पसंद आता है लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स जरूर पूछिएगा, हम उसको आपको एक्सप्लेन करके जरूर समझाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।